Good morning, students. Today we are going to discuss about an important documents of a partnership business that is called partnership deed. My dear students, already we have discussed that partnership is the outcome of an agreement. एक साझेदारी व्यवसाय क्या है? साझेदारों के बीच किए गए समझौते का प्रतिफल है। साझेदारों के बीच, सभी साझेदारों के बीच मिलकर के एक समझौता किया जाता है और उस समझौते के आधार पर साझेदारी व्यवसाय अस्तित्व में आता है। It is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all the partners. ये जरूरी है कि सभी साझेदार साझेदारी व्यवसाय को सही ढंग से संचालित करने के लिए एक इस प्रकार का समझौता तैयार करें जिस समझौते के आधार पर साझेदारी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाया जा सके और उस समझौते में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंटेन किया जाए। उसी टर्म्स एंड कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। Such terms and conditions may be either in oral or written. Already we have discussed that partnership agreement may be in oral or in writing. साझेदारी समझौता मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। The law does not make it compulsory to have a written एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक्ट में जो बात बताई गई है उसके अनुसार पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि साझेदारी समझौता मौखिक में हो या फिर लिखित हो, दोनों में से कोई किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन यह एक बहुत टिपिकल बात है। इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स, it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the Partnership Act 1932. अब मान लिया कि मौखिक समझौता किया गया है तो हो सकता है कि कोई साझेदार भूल जाए, उसकी मेमोरी इतनी नहीं हो, या कोई साझेदार जानबूझ करके मुकर जाए कि नहीं ऐसा तो समझौता नहीं हुआ था। तो बहुत सारे तरह की, या साक्ष्य के रूप में यदि न्यायालय में कोई केस ले जाना हो तो फिर मौखिक का वहाँ कोई वैलिडिटी नहीं है और मौखिक समझौते के आधार पर किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन भी हम साझेदारी व्यवसाय का नहीं करवा सकते हैं। और जब हमारा साझेदारी व्यवसाय रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर न्यायालय में हम जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ प्रमाणित होने की बात ही नहीं है। तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बातें होती है, गलतफहमी की बातें होती हैं और डिस्प्यूट्स की बातें आती हैं, और ये तभी संभव है जब उस एग्रीमेंट को इन राइटिंग यानी कि लिख करके बनाया जाए और उस पर सारे साझेदार अपना सिग्नेचर करें और फिर उसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार उस रिटेन एग्रीमेंट के आधार पर फर्म का यानी पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। तो सच ए रिटेन डॉक्यूमेंट which contain the terms of agreement is called partnership deed. इस प्रकार क्या यदि कोई एग्रीमेंट जो कि रिटेन में है और जिसमें साझेदारी व्यवसाय से संबंधित टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखा गया है रिटेन में, तो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिटेन डॉक्यूमेंट्स, उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसी पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य है। फर्स्ट है एग्रीमेंट और दूसरा है डीड। यदि एग्रीमेंट को आप बड़ा भाई माने तो उसी से डीड की उत्पत्ति हुई है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग और इन ओरल दोनों ऑप्शन उसके लिए दिया गया है।
वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। लेकिन यदि उसी एग्रीमेंट को रिटेन में यानी इन राइटिंग में तैयार किया जाए, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन को लिखा जाए, सभी साझेदार उसको साइन करें और फिर फॉर्म को उसी एग्रीमेंट रिटेन एग्रीमेंट के आधार पर रजिस्टर्ड करवाया जाए एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो फिर वो क्या रूप ले लेता है एग्रीमेंट, फिर वो एग्रीमेंट डीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, दैट पार्टनरशिप एग्रीमेंट मे बी इन ओरल और इन राइटिंग, but partnership deed always in writing. Very clear? There is a question, always important question, always asked in examination, that define partnership deed and its contents. It will be, or it may be 4 or 5 marks. Easily you can define the retained agreement contains terms and conditions of partnership business is called partnership deed. It is also called articles of association, articles of partnership. And here are some important elements, some important contents, some important material, essential elements of a partnership deed we are going to discuss now. Number 1 is the name and the address of the firm. सबसे पहले तो उस पार्टनरशिप डीड में जो रिटेन एग्रीमेंट है उसमें साझेदारी व्यवसाय का नाम और उसका पता लिखा होना चाहिए। नंबर 2, नेम एंड एड्रेसेज ऑफ द पार्टनर्स। जितनी भी साझेदार उस साझेदारी व्यवसाय में शामिल हैं उन सभी साझेदारों का नाम और उनका पता। नेक्स्ट, नंबर 3, द टाइप्स एंड नेचर्स ऑफ द बिजनेस द फर्म परपोजेज टू डू इट। आखिर किस काम के लिए साझेदारी व्यवसाय की स्थापना की गई है उसका उसमें उल्लेख होना चाहिए। उसकी प्रकृति क्या है, वह किस प्रकार का है, ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। सभी साझेदारों ने कितना कितना कैपिटल उस साझेदारी व्यवसाय में लगाया है। मान लिया कि 3 साझेदार हैं, राम है, मोहन है, श्याम है, तो राम ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, श्याम ने कितना किया, मोहन ने कितना किया। यानी कि ये कोई जरूरी नहीं कि सब बराबर बराबर है, लेकिन किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए, ये स्पष्ट लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि कोई साझेदार, सभी साझेदार कैपिटल तो लगाते ही हैं, तो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए उस पर क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, और इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, this is very clear to all of you, personal expenses of goods or cash. So how much amount the partners are entitled to withdraw for personal use। कितना पैसा या कितने का गुड्स एक साझेदार निकालने के लिए इंटाइटल्ड है, अधिकारी है साझेदारी व्यवसाय से अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यदि किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है तो वेदर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। साझेदारी किसी साझेदार ने यदि किसी साझेदार ने ड्राइंग्स किया है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा, और चार्ज किया जाएगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, दिस मस्ट बी indicated in the partnership deed. Next, profit sharing ratio। लाभ और हानि का अनुपात क्या होगा, the ratio in which profits or losses are to be divided among the partners। किस रेशियो में साझेदार अपने लाभ, साझेदारी व्यवसाय के लाभ और हानि को बांटने का काम करेंगे, this must be clearly indicated in the partnership deed। Salary, whether
एनी पार्टनर विल बी पेड सैलरी फॉर द वर्क डन बाय हिम, यदि कोई विशेष काम किया गया है किसी साझेदार के द्वारा या फिर सभी साझेदारों की तरफ से, कोई एक साझेदार साझेदारी व्यवसाय को देख रेख कर रहा है, तो क्या उसको कोई सैलरी दिया जाएगा इसके संबंध में, तो कितना दिया जाएगा, हाउ मच, दिस मस्ट बी इंडिकेटेड क्लियरली इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट वन इज गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मान लिया कि 4-5 साझेदार हैं, उसमें से कोई साझेदार रिटायर होना चाहता है, साझेदारी व्यवसाय से अवकाश प्राप्त करना चाहता है, तो उसके उस समय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, या फिर किसी साझेदार का एडमिशन होना है, नए साझेदार को साझेदारी व्यवसाय में शामिल करना है, जिसको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहा जाता है, तो फिर उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा। दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मस्ट बी इंडिकेटेड, मस्ट बी रिटेन इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, यू नो वेरी वेल दैट अकाउंटिंग पीरियड कंटेन्स 12 मंथ्स। एक अकाउंटिंग पीरियड में 12 महीने होते हैं, तो ये कब शुरू होगा और कब अंतिम होगा। जनवरी 1 को शुरू होगा तो 31 दिसंबर को लास्ट करेगा, 1 अप्रैल को शुरू होगा तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को लास्ट करेगा, 1 जुलाई को शुरू होगा तो नेक्स्ट ईयर 30 जून, 30 जून को अगले साल लास्ट करेगा। तो क्या होगा अकाउंटिंग पीरियड, द पीरियड आफ्टर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट मीन्स फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर टू बी प्रिपेयर, वेदर ईयरली, ये प्राय 12-12 महीने पे यानी ईयरली बनाया जाता है, या फिर बहुत अच्छे लाभ देने वाली कोई व्यवसायिक इकाई है, साझेदारी व्यवसाय है, ऐसा बहुत कम होता है, तो हाफ ईयरली भी ये प्रिपेयर किया जाता है फाइनल अकाउंट्स। तो वेदर ईयरली और हाफ ईयरली, एंड द डेट ऑन विच अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड एवरी ईयर, कौन सा डेट है, यदि ईयरली बनाया जाता है तो क्लोजिंग डेट, जिस डेट को अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज माना जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट इज मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट्स। कहने का मतलब कि जो फर्म का अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा वो किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका मेथड क्या होगा, और दूसरे प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे किस प्रकार से इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। दिस मस्ट बी क्लियरली इंडिकेटेड। नेक्स्ट वन इज ऑडिटिंग, वेदर द फर्म बुक विल बी ऑडिटेड और नॉट, फर्म का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका अंकेक्षण करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, इफ सो यदि करवाया जाएगा, द मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, तो उस कार्य के लिए जो ऑडिटर की नियुक्ति होगी उसका तरीका क्या होगा। दिस मस्ट बी क्लियरली इंडिकेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी व्यवसाय किस तिथि से शुरू होगा, मान लिया कि रिटेन एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, तो किस डेट से उसको स्टार्ट किया जाएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी क्लियरली इंडिकेटेड। नेक्स्ट कंटेंट इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की अवधि क्या होगी, क्या किसी खास काम के लिए साझेदारी व्यवसाय किया गया है और उस काम को पूरा होने के बाद उसको समाप्त कर दिया जाएगा, डिसोल्यूशन कर दिया जाएगा, या फिर ये आगे भी चलते रहेगा, कब तक से शुरू होगा, कब तक चलेगा। द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एंड द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यदि कभी पार्टनरशिप को भंग करने की जरूरत पड़े तो उसका तरीका क्या होगा, कौन सा तरीका अपनाया जाएगा। दिस मस्ट बी क्लियरली इंडिकेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट कंटेंट इज यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे। फॉरेन में 2 साझेदार थे, गार्नर और मर्रे, उन दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार का डिस्प्यूट हुआ था जिसके लिए न्यायालय ने फैसला दिया, और उस फैसले को बहुत जगह आधार मान करके साझेदारी व्यवसाय में कोई डिस्प्यूट होता है तो गार्नर वर्सेस मर्रे के मामले में न्यायालय ने जो फैसला दिया था उसको आधार मान करके डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। तो वेदर डिसीजन
in the case of Garner versus Murray is to apply in the case of insolvency of a partner. उसमें एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया था, तो उसके लिए न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। गार्नर और मरे तो साझेदार थे। तो क्या यदि कोई साझेदार इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो गार्नर वर्सेस मरे के फॉर्मूले से इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा? दिस मस्ट बी क्लियरली इंडिकेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट वन इज बैंक अकाउंट्स। वेदर द account in the bank will be opened in firm's name, फर्म के नाम से अकाउंट खोला जाएगा बैंक में, और इट मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस के नाम से खोला जाएगा, और इन सम पार्टनर्स नेम या कुछ साझेदार हैं उनके नाम से बैंक में अकाउंट खोला जाएगा। हु विल हैव द राइट टू साइन द चेक, किसको चेक पर साइन करने का अधिकार होगा? These all things must be clearly indicated regarding bank accounts in the partnership deed. Rules to be followed in case of admission of a partner and retirement of a partner. साझेदार, यदि कोई नया साझेदार का एडमिशन हो रहा है या कोई साझेदार रिटायर कर रहा है तो कौन से रूल का पालन किया जाएगा? नेक्स्ट वन इज रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट। The manner in which the amount due on the retirement or death of a partner will be calculated and the manner in which it will be paid. यदि कोई साझेदार साझेदारी व्यवसाय से अवकाश प्राप्त करना चाहता है या अचानक किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो इन दोनों परिस्थितियों में उनका जो बकाया होगा साझेदारी व्यवसाय में, तो अकाउंट्स को किस प्रकार से सेटल किया जाएगा, किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा उनके बकाया की राशि को, और फिर जो भी बकाया का राशि होगा उसको किस प्रकार से उनके एक्सिक्यूटर्स को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, उत्तराधिकारी को, हेयर्स को दिया जाएगा। दीज ऑल थिंग्स मस्ट बी क्लियरली इंडिकेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जाता है तो उस विवाद का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा? इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, हाउ द डिस्प्यूट विल बी सॉल्व्ड, वेदर आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड, क्या कोई मध्यस्थ या कोई पंच को की नियुक्ति की जाएगी और उसकी मध्यस्थता में कोई आर्बिट्रेटर, कोई जज है न्यायालय का, उसके देखरेख में मामले को निपटाया जाएगा, या कोई और व्यक्ति इसका मध्यस्थ होगा, और फिर साझेदारों में जो डिस्प्यूट हो गया है, जो भी मतभेद हो गया है, विवाद हो गया है, उसको निपटाया जाएगा। दिस मस्ट बी क्लियरली इंडिकेटेड इन द पार्टनरशिप डीड, दैट इज द रिटेन डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, already we have understand that what is the importance of partnership deed. Partnership deed जो कि रिटेन डॉक्यूमेंट है, तो इसका महत्व क्या है अभी तक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। If there is a question in your examination that what is the importance of partnership deed, please explain, then you should write in your answer that though the law does not make it mandatory, compulsory for every firm to have a partnership deed, it is desirable to have it due to some important reasons. कहने का मतलब कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी साझेदारी व्यवसाय अपने पार्टनरशिप डीड को बनाएं, ये उनके लिए कंपल्सरी नहीं है, ये उनकी इच्छा पर निर्भर है। साझेदारी व्यवसाय की इच्छा पर निर्भर है कि वो अपना पार्टनरशिप डीड बनाए या ना बनाए, लेकिन फिर भी इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण ये साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड को हिंदी में साझेदारी संलेख कहते हैं, बनाना हर साझेदारी व्यवसाय के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे नंबर 1, इट रेगुलेट द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनरशिप डीड प्रत्येक साझेदार के अधिकार, उनके कर्तव्य और उनके जो दायित्व हैं उसको निर्धारित करता है, इसलिए जरूरी है।
Number 2, it helps to avoid any misunderstanding amongst the partners. साझेदारों के बीच में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी हो जाती है तो उसको भी दूर करने के लिए पार्टनरशिप डीड, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित दस्तावेज है, इसमें सारी बातें लिखी रहती है, उसकी वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेट डाउन बिफोर हैंड इन द डीड। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में लिखे रहते हैं और उसको आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण के रूप में दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 3 एनी डिस्प्यूट अमॉन्ग्स द पार्टनर्स। एक तो गलतफहमी हो गई, तो गलतफहमी को दूर करने के लिए हम दिखा सकते हैं साझेदारी संलेख को। और दूसरा, यदि कोई विवाद हो गया, गलतफहमी और विवाद दोनों अलग अलग चीज़ है। एनी डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स, कोई विवाद हो गया साझेदारों के बीच में, मे बी सेटल्ड इजीली, उसको आसानी से सेटल किया जा सकता है। एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडली रेफर्ड टू, क्योंकि सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है और उस डीड के हिसाब से, साझेदारी समझौते के हिसाब से, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को, किसी भी प्रकार के विवाद को सॉल्व किया जा सकता है। Hence, it is always the best course to have a written partnership deed duly signed by all the partners and registered under the Partnership Act 1932. Now, thank you very much to all. I hope that you have enjoyed very well the meaning and definition of partnership deed, its important elements and importance of partnership deed. Once again, thanks to all.